और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद यूपी में इंडी गठबंधन का जोश हाई है और आने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों दलों ने मंथन शुरू कर दिया है। कि सवाल यह है लेकिन कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में दोनों दल साथ साथ लड़ेंगे और अगर हां तो कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, चलिए समझते हैं। उपचुनाव की बारी, दो लड़कों की क्या तैयारी। क्या उपचुनाव में साथ लड़ेगी एसपी कांग्रेस? दस सीट गठबंधन रिपीट, तो किसे कितनी सीट? यूपी की पॉलिटिक्स में कभी सन्नाटा नहीं रहता। यहाँ हर दिन हर पल कुछ न कुछ दांव पेच चले जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का शोर शांत ही हुआ था कि विधानसभा उपचुनाव के लिए दलों ने कमर कस ली है। दस विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जमीन तैयार हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश और राहुल की दोस्ती सूबे में भी जारी रहेगी, क्योंकि यूपी के 9 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 10 विधायक जीतकर सांसद बने हैं, जिसके चलते इन सभी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों में से 5 पहले ही समाजवादी पार्टी के पास है और 5 भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस भी इन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अगर 2022 के आंकड़ों की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने करहल को छोड़ सभी 9 विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, 4 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी काबिज थी। यानी 10 खाली हुई सीटों में कांग्रेस शून्य थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर एसपी कांग्रेस साथ आए, अखिलेश कांग्रेस को कितनी सीट देंगे? उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ेगी। कल हमारी एक बैठक हो रही है प्रदेश में, जिसमें हमारे प्रदेश के नेताओं के जरिए एक चर्चा होगी कि उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति लेनी है। फिर हाई कमान हमारा डिसीजन करेगा किन सीटों पर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर हम लोगों को चुनाव लड़ना है। कांग्रेस का दावा 2024 छोड़िए 2027 के चुनाव तक का है, लेकिन बहुत कम चांस नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस उपचुनाव में दावेदारी ना ठोके। सवाल ये है कि 2022 के प्रदर्शन को अगर आधार बनाया गया तो गठबंधन में उसके खाते में कितनी सीटें जाएंगे, क्योंकि 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। एक सीट करहल पर कांग्रेस लड़ी ही नहीं थी। सवाल ये है कि 2022 में इतने खराब प्रदर्शन वाली इन सीटों पर कांग्रेस की तरफ से दावेदारी क्या होगी? दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह दलित और गैर यादव ओबीसी वोट बड़े पैमाने पर सपा की ओर खिसकते दिखे, उससे अखिलेश यादव के तेवर थोड़े नरम नजर आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने उपचुनाव की कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने में अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि पार्टी को यूपी में सफल गठबंधन को आगे ले जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीटें ऑफर कर सकती है, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल हो सकती है। फिलहाल उपचुनाव की जंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी अयोध्या जैसी सीटों पर हार के बाद हर दांव सोच समझ कर चल रही है। अब उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि 2 लड़कों की जोड़ी का जलवा कितना कायम है और कितना कम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 5 बड़े फैसले आज लिए गए।
सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया और इससे किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए सीधे जाएंगे। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए होगा। इसमें 117 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2013-2014 की बात करें तो धान की एमएसपी 1310 रुपए थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एमएसपी 1.5 गुना होनी चाहिए और इस बार जो एमएसपी तय की गई है उसमें आपको नजर भी आएगा। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। और आज का दिन भारत के इतिहास का 815 सालों के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज भारत को विश्व गुरु बनाने वाले नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का दिन है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को एक विध्वंसकारी मानसिकता और ज्ञान से नफरत वाली सोच ने 815 साल पहले जलाकर बर्बाद कर दिया था, वो अपने राख से फिर से खड़ी हो गई है। ये शुभ काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही हुआ है। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। 815 साल बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को उसका पुराना वैभव फिर से वापस मिल गया। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भारत की संसद द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई। लेकिन विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी 2014 में आई, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। और ये सही मायने में विश्वविद्यालय है क्योंकि इसके निर्माण में 17 देशों की अहम भूमिका है। किन देशों ने नालंदा की परिकल्पना में अहम भूमिका निभाई है, अब वो भी जान लेते हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। तो तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार दौरे पर थे, जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उन्होंने उद्घाटन किया। पीएम ने प्राचीन नालंदा खंडर को बारीकी से देखा और उसके बारे में जानकारी ली। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान देशों के प्रतिनिधियों समेत 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा आना मेरा सौभाग्य है। नालंदा एक पहचान है, सम्मान है। नालंदा एक मूल है, एक मंत्र है। उन्होंने कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा केवल नाम नहीं, हमारी पहचान है। दुनिया के कई देश से छात्र यहां पर आने लगे हैं। यहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया जा रहा है। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 10 दिन के भीतर पहली बार बिहार दौरे पर आए। नालंदा की धरती से प्रदेश के गौरव को जनता को समर्पित भी किया। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने करीब 1600 साल पुराने नालंदा खंडहर को बारीकी से देखा भी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि नालंदा नाम ही नहीं, हमारी पहचान है। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह
विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि यूपीए की सरकार ने बिहार की इस विरासत को आगे बढ़ाने में लटकाया, जबकि एनडीए की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के काम को काफी आगे बढ़ाया। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। 2000 लोगों की क्षमता वाला एमपी थिएटर भी बनाया गया है। फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना है। यहाँ 250 लोगों की क्षमता वाला योग सेंटर भी बनाया गया है। एक मेडिकल सेंटर और कमर्शियल सेंटर भी बनाया गया है। इसके अलावा कैंपस में एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 28 मार्च 2006 को अपने बिहार दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की सलाह दी थी और आज बिहार का प्राचीन गौरव एक बार फिर सबके सामने है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, लेकिन 2024 के चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए विदेशी दखल का खुलासा हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिछले दिनों भारत में लोकसभा के चुनाव हुए। 4 जून को नतीजे आए और नई सरकार बनी। इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी, यहां तक कि विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट्स भी आईं। इसी क्रम में डिसइंफो लैब ने लोकसभा चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप पर विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की है। द इनविजिबल हैंड्स नाम से आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह विदेशी मीडिया ने भारत में हो रहे चुनावों को लेकर 22 तरीके से रिपोर्टिंग की और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके बढ़ते भू रणनीतिक महत्व ने चुनाव को वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बना दिया। भारत उभरती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है, इसलिए यहाँ के चुनाव के नतीजे ग्लोबल डायनामिक्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एचएलएफ और ओएसएफ ने भारत विरोधी एजेंडे के लिए फंडिंग की। फ्रांस के क्रिस्टोफ ज़फरलॉट को $3.85 लाख दिए गए। कनाडा के नामी संस्थान नामती को $3 लाख दिए गए। बर्कले को रिपोर्ट के लिए $3.46 लाख की मदद पहुंचाई गई। ह्यूमन राइट्स वॉच को $3 लाख की मदद पहुंचाई गई। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस को $1.20 लाख दिए गए। पाकिस्तान में आईएसआई को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद पहुंचाई गई। बता दें, दक्षिण एशिया के लोग पश्चिमी मीडिया के औपनिवेशिक हैंगओवर से अनजान नहीं हैं। ये हैंगओवर उनके संपादकीय पूर्वाग्रह और वर्चस्ववादी साहित्य में दिखता है। हालांकि इस बार भारत के चुनाव पर उनकी टिप्पणी का लहजा अलग था। बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सामान्य संदिग्धों को डिसइंफो लैब और अन्य लोगों की ओर से भारत में प्रचार करने वाले पावर हाउस के रूप में उजागर किया गया। इसके साथ ही चुनाव में नए खिलाड़ियों के साथ अधिक समन्वित प्रयास देखा गया। भारतीय चुनावों पर ग्लोबल रिपोर्टों का विश्लेषण करते समय मीडिया कवरेज का एक असामान्य पैटर्न देखा गया, जिनमें एक विशेष नैरेटिव को आकार देने और मतदाता की मानसिकता को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी।